पीएम नरेंद्र मोदी आज बैंकों और एनबीएफसी के स्टेक होल्डर्स के साथ भविष्य के लिए योजना और रूपरेखा पर करेंगे विचार विमर्श। ऋण, उत्पाद और वितरण के साथ ही वित्तीय सेक्टर के स्थायित्व और निरंतरता के तौर तरीकों पर करेंगे चर्चा। दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है विश्व बाघ दिवस। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल जारी की अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 की चौथी विस्तृत रिपोर्ट। दुनिया के 70% बाघ भारत में। कहा, बाघ संरक्षण के मामले में भारत अब नेतृत्व की भूमिका में। वन क्षेत्र में चारे और पानी की बढ़ोतरी के लिए पहली बार LIDAR सर्वेक्षण तकनीक का होगा इस्तेमाल। भारत में कोविड-19 के संक्रमण से स्वस्थ होने की संख्या 9,52,000 से पार। मृत्यु दर घटकर 2.25% हुई। दुनिया में संक्रमितों की संख्या 1,68,00,000 से ज्यादा। 6,62,000 लोगों की मौत। महामारी से सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका में 4,50,000 से ज्यादा मामले। और बाढ़ प्रभावित असम में पिछले कुछ दिनों से बारिश से थोड़ी राहत मिलने के बाद स्थिति में मामूली सुधार। बाढ़ प्रभावित जिलों और गांवों की संख्या में आई गिरावट। बिहार के 12 जिलों में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर। SDRF और NDRF की टीमें बचाव और राहत कार्य में लगी। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। भारत आज 5 राफेल जेट विमानों की पहली खेप के स्वागत के लिए तैयार है। फ्रांस की विमानन कंपनी डसॉ द्वारा निर्मित लड़ाकू विमान ने दक्षिणी फ्रांस के बोर्डियोक्स में मेरिग्नैक हवाई अड्डे से उड़ान भरी। लड़ाकू विमानों को हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। 2016 में भारत से 59,000 करोड़ रुपए के सौदे में फ्रांस से खरीदे जा रहे 36 विमानों में से 5 विमानों की ये पहली खेप है। दुनिया के सबसे अत्याधुनिक और ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक राफेल की पहली खेप बुधवार सुबह जब भारत पहुंचेगी तो देश की सैन्य ताकत में इजाफा तो होगा ही, दुश्मन के माथे पर चिंता की लकीरें भी उभर आएंगी। इन 5 राफेल लड़ाकू विमानों ने सोमवार सुबह फ्रांस के मेरिग्नैक स्थित दसॉ एविएशन फैसिलिटी से भारत के लिए उड़ान भरी थी। सभी 5 विमान कुछ घंटों का सफर करके UAE पहुंचे और बुधवार को ये हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर लैंड करेंगे। पूरे भारतवर्ष के लिए खुशी का मौका है। जिस दूरदर्शिता से राफेल का ये लेने का फैसला किया गया और उसको अंजाम दिया गया और बाकी भी हवाई जहाज जल्दी आएंगे, ये लोगों को विश्वास है। आज देश के हर नागरिक को गर्व है कि हमारी रक्षा के बारे में जो जागरूकता है और रक्षा के बारे में जो तैयारी है, उस पे लोगों को नाज है। विमानों की लैंडिंग से पहले अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अंबाला पुलिस हमेशा तत्परता से तैयार है और किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी में लैप्स तो पहले से ही बर्दाश्त नहीं है। लेकिन राफेल के संबंध में पहले से ही प्रशासन की तरफ से चिट्ठियाँ जारी हैं कि पक्षियों को दाना नहीं डालना है, नो फ्लाई जोन, नो ड्रोन जोन एरिया है। और पहले भी आपको पता है कैंट एरिया तो वैसे ही सेंसिटिव है, इसलिए वहाँ पे ड्रोन तो वैसे ही अलाउड नहीं है। यदि कोई उसकी वायलेशन करेगा तो उसके खिलाफ अभियोग भी अंकित होगा। इन विमानों को वहां से लाने की जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना के पायलटों को दी गई है, जिन्होंने इन विमानों को उड़ाने का व्यापक प्रशिक्षण लिया है। वहां से आगमन के पहले चरण के दौरान हवा से हवा में ईंधन भरने का काम भी इन्हीं पायलट्स ने किया। फ्रांसीसी वायुसेना द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेष टैंकर की सहायता से यह काम सफलतापूर्वक किया गया। 7,000 किलोमीटर का सफर पूरा कर अंबाला पहुंचने पर इन्हें 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में सक्रिय किया जाएगा। यह विमान विभिन्न प्रकार के शक्तिशाली हथियारों को ले जाने में सक्षम है। यूरोपीय मिसाइल निर्माता MBDS की मिटोर, स्कैल्प क्रूज मिसाइल, मीका हथियार प्रणाली राफेल लड़ाकू विमानों के हथियार पैकेज में शामिल है। राफेल लड़ाकू विमान भारत को अपने दुश्मनों से सामरिक बढ़त देते हैं। Rafale is a very extremely versatile aircraft. What
what makes it unique is the array of armament and the payloads that it can carry, the combat radius that it operates on, and the types of avionics that are installed on that aircraft. So all these things make it a very formidable aircraft in the skies of this subcontinent. No air force in this subcontinent carries this capability on board. 2016 में अंतर सरकारी अनुबंध के जरिए फ्रांस से खरीदे गए इन विमानों की पहली खेप में भारत की जरूरतों के मुताबिक करीब 10 से अधिक बदलाव किए गए हैं। पिछले साल अक्टूबर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दसॉ एविएशन द्वारा निर्मित पहला राफेल स्वीकार किया था। अपने दौरे में रक्षा मंत्री ने राफेल विमान की उड़ान भरकर इसकी क्षमताओं को भी देखा था। सुधीर और नंदिता डागर के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और इस पर और अधिक बात करने के लिए सीधे रुख करते हैं अंबाला का, जहां मौजूद हैं हमारी संवाददाता नंदिता डागर। नंदिता, गुड मॉर्निंग। आज 5 पहले राफेल जेट भारत पहुंच रहे हैं, तो क्या कुछ कार्यक्रम है? कितने बजे तक ये इनके पहुंचने का कार्यक्रम है और किस तरह की तैयारियां की गई हैं? और इस मौके पर कौन कौन अहम लोग वहां पर इसके स्वागत के लिए मौजूद रह सकते हैं? जी शुक्रिया, गुड मॉर्निंग तेजी। यहाँ पर अंबाला में 12 से 2 बजे के बीच का विंडो है और अप्रोक्सीमेटली 2 बजे के करीब, दोपहर के 2 बजे के करीब यहाँ पर 5 रफाल जेट्स, जो कि सोमवार को फ्रांस के मेरिनियाक एयरबेस से उड़े थे और यूएई में उनका स्टॉप ओवर था, वो आज यहाँ पर दोपहर 2 बजे पहुंच जाएंगे। लाइकली है कि एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया वो इनको यहाँ पर रिसीव करेंगे। एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने इनके कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि वो इनको एयरफोर्स की तरफ से लीड कर रहे थे फ्रेंच कंपनी दसॉ और फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ। तो बहुत ही खुशी का मौका, हर्ष का मौका। और अंबाला सिटी में जैसे कि आप जानते ही हैं कि कल से बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट सेक्शन 144 144 धारा तो लगाई ही गई है, साथ में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी उस एयरबेस की और कैंटोनमेंट की प्रोहिबिटेड है, निषेध है। 3 किलोमीटर तक के दायरे को बैरिकेड कर दिया गया है। इसीलिए जो वीडियोस और फोटोज हैं वो एयरफोर्स द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे रफाल के। लेकिन अंबाला में एक बड़ा जलसा किया जाएगा अगले महीने तेजी, जिसमें काफी धूमधाम से और प्रोटोकॉल्स के हिसाब से सेरेमोनियली इनका वेलकम किया जाएगा। अभी क्योंकि ये बहुत बेहद खुशी की बात है कि हमारे इंडियन एयरफोर्स के इंडियन पायलट्स इनको उड़ाकर ला रहे हैं और ये इंडिया के लिए एक सिग्निफिकेंट गेम चेंजर माना जा रहा है। नंदिता, अगर रफाल के आने के बाद देखा जाए तो यकीनन भारतीय सेनाओं की ताकत बढ़ेगी। क्या क्या खूबियां हैं इस राफेल में जिससे भारतीय वायुसेना और मजबूत होगी? जी तेजी, इसमें 3 से 4 तरीके तक के ऐसे वेपन सिस्टम्स हैं, जैसे कि मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल वो है जो अगर हमारा पायलट रफाल के कॉकपिट में बैठे हुए दुश्मन का फाइटर जेट ना भी उसे दिखाई दे तो भी वो उसे मार गिरा सकता है। दूसरा, इसमें स्कैल्प एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल्स हैं जो कि हवा से जमीन पर मार करती हैं। और एक सिग्निफिकेंट ट्विस्ट जिसे कहेंगे वो हुआ है पिछले 5 दिनों में, जिसमें क्या है कि एयरफोर्स ने डिसाइड किया है कि इसमें इजरायली स्पाइस बॉम्ब्स नहीं लगाए जाएंगे या इनको इजरायली स्पाइस बॉम्ब से लैस नहीं किया जाएगा, इनको हैमर मिसाइल से लैस किया जाएगा। और जो हैमर है वो प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस हैं, यानी कि वो बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी से और बड़ी ही लीथल उनकी फोर्स होती है। जमीन के नीचे भी अगर बंकर है दुश्मन के या तो उनको, इवन टैंक्स को भी वो धूल में मिला सकता है। वो बिल्कुल लीथल उसका इफेक्ट होता है। जी नंदिता, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज 5 राफेल जेट विमानों की पहली खेप भारत पहुंच रही है और ये अंबाला में पहुंचेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम बैंकों और एनबीएफसीज के हितधारकों के साथ भविष्य के लिए विजन एवं रूपरेखा पर चर्चाएं और विचार विमर्श करेंगे।
इस विचार मंथन सत्र के एजेंडे में शामिल विषयों में ऋण उत्पाद एवं वितरण के लिए प्रभावकारी मॉडल, प्रौद्योगिकी के जरिए वित्तीय सशक्तिकरण और वित्तीय सेक्टर के स्थायित्व एवं निरंतरता के लिए विवेकपूर्ण तौर तरीके शामिल हैं। सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी इस विचार विमर्श के दौरान उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जुगनाथ गुरुवार को मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन का ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। भवन का निर्माण भारतीय अनुदान सहायता से किया गया है और ये राजधानी पोर्ट लुइस में पहली भारतीय सहायता बुनियादी ढांचा परियोजना है। ये परियोजना निर्धारित समय के भीतर और अपेक्षा से कम लागत में पूरी हुई है। इमारत 4,700 वर्ग मीटर से अधिक के क्षेत्र में फैली हुई है, जिसमें 10 मंजिल और लगभग 25,000 वर्ग मीटर का निर्मित क्षेत्र है। सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी में एक अहम मील का पत्थर होगी। आक्रामक टेस्टिंग और कंटेनमेंट रणनीति के प्रभावी अमल से कोविड के खिलाफ लड़ाई को बल मिल रहा है। रिकवरी दर 64% से अधिक हो गई है, जो मध्य जून में 53% थी। देश भर में कोरोना के खिलाफ टेस्टिंग की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। भारत में कोविड मामलों पर मृत्यु दर 2.25% तक पहुंच गई है। जून के मध्य में मृत्यु दर लगभग 3.33% थी। विश्व में भारत न्यूनतम मृत्यु दर के देशों में से एक है। स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। लगातार 5वें दिन भारत में प्रतिदिन 30,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 35,176 रोगियों को छुट्टी दी गई और इस प्रकार कुल स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 9,52,743 हो गई है। केरल में तिरुवनंतपुरम निगम क्षेत्र में लॉकडाउन अगली सूचना तक बढ़ा दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नवजोत खोसा ने कहा कि दुकानें और कारोबार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे, लेकिन उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि भीड़ ना जुटे। शाम के 4 से 6 बजे के बीच का समय वरिष्ठ नागरिकों द्वारा खरीदारी करने के लिए तय किया गया है। ये छूट जिले के तटीय क्षेत्रों और क्रिटिकल कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए इलाकों में लागू नहीं होगी। पश्चिम बंगाल में कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सप्ताह में 2 दिनों का लॉकडाउन अगले माह के अंत तक लागू रहेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसकी घोषणा की। राज्य में सभी स्कूल और कॉलेज 31 अगस्त तक बंद रहेंगे और उन्हें खोलने का निर्णय सितंबर में लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2, 5, 8, 9, 16, 17, 23, 24 और 31 अगस्त को राज्य में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। सप्ताह में 2 दिनों का लॉकडाउन ज्यादातर शनिवार और रविवार को लागू किया जाएगा, लेकिन क्योंकि ईद जैसे त्योहार और स्वतंत्रता दिवस शनिवार को ही पड़ रहे हैं, इसलिए किसी और दिन लॉकडाउन लागू किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के 60,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। असम में पिछले कुछ दिनों से बारिश में थोड़ी राहत मिलने से बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ASTMA के अनुसार बाढ़ से प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 21 हो गई है। वर्तमान में राज्य में लगभग 20 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि गोलाघाट जिले में एक व्यक्ति की डूबने से मौत होने से राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 104 हो गई है। बाढ़ से प्रभावित गांव की संख्या भी कम होकर 1,771 हो गई है। सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित गांवों की संख्या 303 मोरीगांव जिले में है। वहीं बाढ़ से डूबी हुई फसल के क्षेत्र में भी कमी आई है। ASTMA की रिपोर्ट के अनुसार 2 दिन पहले 1,12,667 हेक्टेयर फसली क्षेत्र डूबी हुई थी, जो अब 1,03,609 हेक्टेयर रह गई है। मंगलवार को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी और सुबानसिरी के कटाव स्थलों का दौरा किया। उन्होंने जिले में तटबंधों के चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। और असम में बाढ़ की स्थिति पर और बात करने के लिए वहां गुवाहाटी से हमारी संवाददाता मृदु स्मिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। मृदु स्मिता, इस वक्त किस तरह के हालात हैं? जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि थोड़ी राहत लोगों को जरूर मिली है, फिलहाल क्या ताजा स्थिति है और मौसम विभाग का क्या कहना है?
जी डेफिनेटली, जो कि कुछ दिनों में थोड़ी बहुत सुधार देखने को मिल रही है इस असम में फ्लड सिचुएशन पे, क्योंकि थोड़ी बहुत जो बारिश है वो रुकी हुई है। बीच बीच में थोड़ा बहुत कुछ इलाकों में ही बारिश हो रही है, और जो ब्रह्मपुत्र का पानी है और बाकी नदियों का जो पानी है उसका स्तर भी कम हो रहा है। हालांकि ऐसी कुछ इलाके हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी निमाती है, जैसे मैं आईकोट कोट के निमाती घाट, वो जोरहाट एरिया है, फिर सुबानसिरी, फिर जिया भोराली, ये नदियां अभी भी जो डेंजर लेवल मार्क के ऊपर है। हालांकि क्योंकि पिछले दिनों से ये कम हो रही है, तो इसके चलते जो फ्लड का सिचुएशन है उसमें इम्प्रूवमेंट है, और जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है वो भी जारी है, और जितने इनमेट्स है कैंप्स में, रिलीफ कैंप्स में, वो भी घट रहे हैं, क्योंकि पानी सूखने के चलते वो अपने अपने घरों में वापस जा रहे हैं, और अपनी जितना भी हो सके वो लोग अपने घरों में सुरक्षित जा सके। और हालांकि जो अभी जो मेट डिपार्टमेंट का प्रेडिक्शन है, अगले 2 दिन में काफी बारिश होने की संभावना जरूर है। स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट मेंशन किए हैं वो चिरांग, ग्वालपारा, दौरोंग, फिर बोंगाईगांव, ये कुछ इलाके जहाँ पे काफी बारिश होने की संभावना है। हालांकि गुवाहाटी एरिया और जो सिटीज है, ग्वालपारा सिटी, यहाँ इन सब इलाकों में बारिश होने की कुछ संभावना फिलहाल नहीं है। तो इससे चलते शायद और ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो कुछ दिनों में, यही हम लोग जी। प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और हालांकि जो चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने जायजा लिया कल लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट का, जी। और जायजा लेके उन्होंने जी। बताया कि जो भी असिस्टेंस पैकेज फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट के सेंटर फ्रॉम द सेंटर मिलेगा असम गवर्नमेंट को, वो सब एम्बैंकमेंट्स रिपेयर करने के लिए, और जो अभी इरोशन को भी नेशनल कैलामिटी घोषित किया गया है, जी उसको भी मृदुस्मिता, चलते बिल्कुल राहत और इरोशन बचाव को कार्य भी। जोर शोर से चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असम से इन सारे हालात को हम तक पहुंचाने के लिए। और अब असम के बाद बात करते हैं बिहार की। बिहार में राज्य के कुछ और इलाकों में बाढ़ का पानी फैल जाने से अब बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या 12 हो गई है। समस्तीपुर जिले के 5 प्रखंडों की 30 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हो गई हैं। राज्य में 29 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ का कहर झेल रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 2,62,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में 26 राहत शिविर और 808 सामुदायिक रसोई घर चलाए जा रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 26 टीमें राज्य में बचाव और राहत कार्य में जुटी हुई हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार कोसी बैराज से डिस्चार्ज 2,20,000 क्यूसेक रहा, जबकि गंडक बैराज से आज डिस्चार्ज 2,27,000 क्यूसेक था। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर अभी भी समस्तीपुर, रोसड़ा और खगड़िया में बढ़ रहा है। नेपाल में गंडक, बागमती और महानंदा के जलग्रहण क्षेत्रों में 60 से 100 मिलीमीटर वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार में मध्य से भारी वर्षा की संभावना जताई है। और इस पर और अधिक बात करने के लिए पटना से हमारे संवाददाता सलमान हैदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलमान, मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद जताई है। ऐसे में किस तरह के राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं और क्या ताजा स्थिति है बिहार में बाढ़ को लेकर? देखिए, बाढ़ की स्थिति सुधर नहीं रही है। अगर जैसा कि मौसम विभाग कह रहा है कि मध्यम से लेकर के भारी वर्षा हो सकती है 2 दिनों में अगले, लेकिन नदियां जो पहले से ही हाई फ्लड लेवल, यानी जो अब तक का उच्चतम बाढ़ बिंदु था, वो पार कर चुकी थी। अब काफी स्थानों पर जैसे गंगा है या दूसरी नदियां हैं वहां घट रही हैं, लेकिन अभी भी बूढ़ी गंडक, महानंदा और बागमती नदियों में राइजिंग ट्रेंड है, यानी उनका जलस्तर बढ़ रहा है। इस वजह से आप देखेंगे कि हालात सुधार में नहीं आ रहे हैं, सुधर नहीं रहे हैं, बल्कि और जगहों पे पानी फैल गया है। अभी जो लेटेस्ट मामला है सीतामढ़ी जिले का, वहां 5 ब्लॉक्स बाढ़ के पानी से घिर गए हैं और 30 पंचायतें इनमें शामिल हैं। तो इस तरह से एरिया बहुत बढ़ गया है। जो सामुदायिक रसोई घरों के माध्यम से जिनको भोजन दिया जाता था, उनकी संख्या बढ़ गई है। राहत शिविरों में जो 26 राहत शिविर बने हुए हैं, वहां पे लगभग 23,000 लोग रह रहे हैं।
तो स्थिति अभी ये है कि आने वाले 1-2 दिनों में फिलहाल ऐसी कोई बहुत बड़ी राहत नहीं मिलने वाली है और स्थिति लगभग या तो खराब हो रही है या कहीं कहीं ज्यों की त्यों बनी हुई है। कुछ जी। स्थानों से पानी जरूर निकल गया है। और बात करें अगर तटबंधों की, तो जो 3 जगह पे सारण तटबंध टूटा हुआ था उसकी मरम्मत का काम तो जारी जी। है, लेकिन चूंकि वाटर लेवल बहुत हाई है इसलिए उसमें काम धीमा हो गया है, जी। बहुत तेजी से नहीं चला पा रहे हैं। जी सलमान, बहुत NDRF बहुत और शुक्रिया SDRF इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है और वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है कुछ इलाकों में बिहार के। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हर साल दुनिया भर में 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इस खास दिन का मकसद पूरे विश्व में बाघों के संरक्षण को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करना है। भारत में भी इसे लेकर पिछले 1 दशक से ज्यादा से खूब बातें हो रही हैं और इसका फायदा भी देखने को मिला है। और विश्व बाघ दिवस पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का एक संदेश। आज टाइगर डे है, बाघों का उत्सव है। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा 70% से भी अधिक बाघ भारत में है। पिछली गणना में 2967 नंबर आया था, अब तो उससे भी आगे बढ़ा। मैं मानता हूं कि ये जो हमारे सारे 50 टाइगर रिजर्व्स है, जो पहले 10 थे अब बढ़ गए, बाघों की इतनी बड़ी संख्या हमें दुनिया में लीडरशिप भी देती है और हमारे प्राकृतिक वैभव का, जीव विविधता का ये एक प्रतीक भी है। और इसलिए बाघों का दिन हमें निश्चित रूप से मनाना चाहिए। जो भी सभी लोग और कर्मचारी, अधिकारी बाघों के संरक्षण में काम करते हैं, उन सबको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं और बहुत सारे नए काम किए हैं। एक नई प्रणाली शुरू की है जिससे कि कोई अनाथ बाघ का अनाथ बच्चा हो या बाघ का बिछड़ा हुआ बच्चा हो या कोई बुजुर्ग बाघ हो या जख्मी बाघ हो, उसकी सेवा ये काम वन विभाग करता रहता है। बाघों के बारे में हम दुनिया को अच्छे अनुभव को प्रदान करते हैं और दुनिया के देश बार बारी से, रशिया हो, कंबोडिया हो, मलेशिया हो, थाईलैंड हो, भारत में आते रहते हैं, भारत के टाइगर रिजर्व्स को देखते हैं। यही भारत की विशेषता है और इसलिए मैं सबको आज के दिन पर बधाई देता हूं। और अब बात कोरोना की। पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी के कारण बेहाल है और संक्रमण के मामले हर दिन लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। वर्ल्डोमीटर के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना के अब तक 1,68,83,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा दुनिया में कोरोना वायरस के कारण हुई मरने वालों की संख्या 6,62,000 को पार कर चुकी है। वहीं दुनिया भर में कोरोना से अब तक 1,04,00,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। इस महामारी के कारण अमेरिका और ब्राजील सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। कोरोना वायरस के कारण अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित है। अमेरिका में संक्रमण के मामले में लगातार वृद्धि देखी जा रही है और पिछले 24 घंटों में 64,000 से अधिक संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जिससे देश में अब तक कुल 44,98,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 1,52,000 से ज्यादा लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। वहीं एक बार फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोरोना वायरस संक्रमण को प्रभावी दवा है, जबकि व्हाइट हाउस की कोरोना वायरस टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर एंथनी फॉसी ने कहा कि कई अध्ययनों से निष्कर्ष निकला है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोविड-19 का प्रभावी उपचार नहीं है और मेडिकल स्टडी में इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। वहीं
ट्विटर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे के ट्वीट करने पर 12 घंटे की पाबंदी लगाई है। यह पाबंदी उन पर एक वीडियो पोस्ट करने के चलते लगाई गई है जिसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के फायदे बताए गए हैं। ब्रिटेन के क्वारंटाइन से जुड़े नियम और फ्रांस की यात्रा से जुड़ी चेतावनी के बाद अब जर्मनी ने अपने नागरिकों को कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी देखते हुए स्पेन में कुछ चुनिंदा जगहों पर छुट्टियां न मनाने की सलाह दी है। हालांकि ज्यादातर नागरिक महीनों तक लॉकडाउन में रहने के बाद छुट्टियां मनाने को आतुर हैं, लेकिन सरकारें इस बात को लेकर चिंतित हैं कि नागरिक वापसी के वक्त अपने साथ क्या ला सकते हैं। बर्लिन ने अपने नागरिकों को उत्तरी स्पेन के 3 क्षेत्रों में यात्रा से जुड़ी चेतावनी दी है, जिसमें मशहूर कैटलन तट भी शामिल है। इससे पहले फ्रांस ने अपने नागरिकों को कैटलोनिया ना जाने की सलाह दी थी। वहीं ब्रिटेन ने फैसला किया है कि स्पेन से वापस आने वाले किसी भी व्यक्ति को 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहना होगा। स्पेन दुनिया के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और ये स्पेन के लिए एक बड़ा झटका रहा है, क्योंकि वो मुख्यतः ब्रिटेन से आने वाले पर्यटकों पर निर्भर है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे असंतुलित बताया और कहा कि स्पेन के मशहूर पर्यटन स्थल यूनाइटेड किंगडम से भी ज्यादा सुरक्षित हो सकते हैं। हालांकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने फैसले के पक्ष में कहा कि यूरोप में महामारी की दूसरी लहर के लक्षण नजर आ रहे हैं, ऐसे में सावधानी बरतना जरूरी है। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले ऑब्जर्वर मिशन का आह्वान करते हुए उन्हें चीन में उइगर मुस्लिमों की स्थिति का मूल्यांकन करने को कहा है। साथ ही फ्रांस ने चीन पर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ अनिश्चित व्यवहार का भी आरोप लगाया। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन यूएस ले ड्रियन ने इस प्रस्ताव से फ्रांस और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने फ्रांस के विदेश मंत्री की टिप्पणियों को झूठ बताते हुए खारिज कर दिया। मंत्रालय ने कहा कि शिनजियांग का मुद्दा मानवाधिकार, धर्म और जातीयता के बारे में नहीं है, बल्कि हिंसक आतंकवाद और अलगाववाद के मुकाबले से जुड़ा है। और डीडी न्यूज और डीडी इंडिया पर आज शाम बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री विद्या बालन के साथ किए गए विशेष साक्षात्कार को प्रसारित किया जाएगा। डीडी न्यूज पर इस साक्षात्कार का प्रसारण शाम 5:30 बजे किया जाएगा, जबकि डीडी इंडिया पर रात 8 बजे ये प्रसारित होगा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। Shakuntala Devi actually made them become friends with maths. मैथ्स में रूल्स नहीं है, सिर्फ जादू है। तैयार हो मेरे बेस्ट फ्रेंड मैथ्स से दोस्ती करने के लिए? I've always enjoyed maths. I think what this